Hello बच्चों, how are you? I hope all of you are fine and safe at home. बच्चे अभी ये जो कोविड-19 कोरोना की महामारी के चलते हुए क्लासेस लाइव सेक्शन में ओपन होना पॉसिबल नहीं है। जब तक गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं आती और जब तक ये कुछ कोरोना के केसेस में बदलाव नहीं होता, तब तक हमें ऐसे ही बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स पे ही पढ़ना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के लिए ये नया एक्सपीरियंस है। इस तरीके से कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर मोबाइल के सामने बैठ के अकेले अकेले पढ़ाई करना, जो वन वे कम्युनिकेशन होता है, डाउट सॉल्विंग का, ये सारा जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहा होगा वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको लाइव लेक्चर जितना ही हम समझा सके और आपके दिमाग में उसे उतार सके। अकाउंटेंसी के हमारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी लाइफ का एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बच्चे, ये कुछ आज से 17 साल पहले की बात है। राजकोट में एक कॉलेज था जिसका एक एनुअल फंक्शन था, जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था कि भाई आपको एक टॉपिक के ऊपर स्पीच देना है। मैं बोला ठीक है। मैंने वो टॉपिक के ऊपर अपने खुद से एक स्पीच लिखी, उसकी एक पर्ची बनाकर जेब में लेकर फिरता रहा। जब जब टाइम मिला तब तक मैंने पर्ची पढ़ी, जेब में डाल दिया, वापस टाइम मिला, वापस पर्ची पढ़ी, वापस जेब में डाल दी। मतलब कि ये सिलसिला मेरे साथ 10-12 दिन तक चला। डेट आ गई फंक्शन की, राजकोट में हेमू गढ़वी हॉल करके है, वहाँ पे ये फंक्शन था और स्टेडियम, उसके ऊपर पोडियम और पीछे की साइड में जो स्पीकर्स होते हैं या फिर कोई जो वहाँ पे फंक्शन होता है, उसके जो भी वहाँ पे काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो पीछे के साइड में रेस्ट रूम्स बनाए हुए थे, वहाँ पे बैठते हैं और जैसे ही नाम अनाउंस होता है तो वो डायरेक्ट सीधा स्टेज के ऊपर पहुँच जाते हैं। वैसी सिस्टम वहाँ पे बनाई हुई। हम लोग स्टेज के पीछे, जितने भी स्पीकर थे वो सब पीछे बैठे थे। पोडियम से बीच में एक पर्दा डाला हुआ था। वो पर्दा हटा के मैंने देखा तो अप्रोक्स 1000 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स होंगे उस दिन। इतनी बड़ी तादाद में मैंने कभी अपनी स्पीच नहीं दी थी। थोड़ा डर लगा कि यार इतने लोगों के बीच में मुझे बोलना होगा। डर लगने के कारण क्या होता है कि वो पर्ची वापस निकाली और पीछे रेस्ट रूम में वापस चला गया, वो पर्दा बंद करके, और वहाँ पे जाके वापस पढ़ने लगा, याद रखने की कोशिश करने लगा, दिमाग में उसको स्टोर करने लगा। ये सब बातें चल रही थी, मैं पढ़ रहा था। तो मेरी ही एक स्टूडेंट वहाँ पे आई और मुझे पूछी कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं बेटा, वो स्पीच थी, थोड़ा मैं देख रहा था। तो सर आपकी तो स्पीच का टाइम हो रहा है। मैं बोला हाँ बेटा, इसीलिए मैं थोड़ी स्पीच देख रहा था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर आर यू फीलिंग नर्वस। मैंने बोला ना बेटा, मैं क्यों नर्वस होने लगा। वो एक ईगो होता है ना कि बच्चों के सामने ऐसा बोल नहीं सकते कि हाँ भाई मुझे डर लगता है, मैं डर गया हूँ, नर्वस हो रहा हूँ। मैंने बोला नहीं बेटा कुछ नहीं है, मैं और नर्वस हो ही नहीं सकता। उस बच्ची ने मुझे कम से कम 30 सेकंड तक देखा और फिर मुझे पूछा कि अच्छा सर आप नर्वस नहीं हो। मैंने बोला ना बेटा बिल्कुल नहीं। अच्छा आप नर्वस नहीं हो तो फिर ये लेडीज टॉयलेट में आप क्या कर रहे हो। फिर मैंने इधर उधर देखा, बोला ओ गॉड ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये एक 15 मिनट के स्पीच को रट्टा लगाने के लिए मुझे ये भी पता नहीं चला कि मैं कहाँ पे हूँ और क्या कर रहा हूँ। उतने में ही मेरा नाम अनाउंस हुआ। गया पोडियम के पास, माइक सेट करके खड़ा रहा, स्पीच चालू की मैंने। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, माय नेम इज ललित कलोला एंड आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट। पूरा ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं।
कुछ याद नहीं रहा कि मेरी स्पीच कौन से टॉपिक पे ऊपर थी। और उस दिन रियलाइज हुआ कि 1 सेकंड भी इतनी बड़ी होती है। उस दिन पता चला। जैसे तैसे करके बच्चे मैंने अपनी स्पीच तो खत्म कर ली, लेकिन उस दिन मैंने अपनी जहन में एक बात हमेशा स्टोर करके रख ली। पहली बात, ना कभी खुद रट्टा लगाऊंगा और ना कभी किसी को रट्टा लगाने दूंगा। आज मैं भी आपसे बच्चे प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब तक आप मेरे पास पढ़ोगे तब तक रट्टा नाम का जो वर्ड है ना, वो या फिर रट्टा लगाने का जो सिस्टम, वो कभी नहीं आएगा बच्चे। जो भी सीखो पूरा सीखो और हकीकत के साथ सीखो और विथ प्रैक्टिकल सीखो। और दूसरी बात मेरे बच्चे, उस दिन मैंने अपने जहन में डाल दिया कि भाई तेरे जैसा लड़का कुछ भी कर सकता है ना, तो बच्चे आपके जैसा बच्चा है ना, वो कुछ भी कर सकता है। आज हम लोग जब पढ़ाई करते थे बच्चे, तो कोई गाइडेंस नहीं था, ना पेरेंट्स का अटेंडेंस था, ना कोई प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस थे कि जो हमें सिखाए समझाए कुछ बताए। वोट आफ्टर 10th, वोट आफ्टर 12th वाले जो ये सेमिनार वेबिनार हो रहे हैं ना, कुछ नहीं था। इतने ज्यादा परसेंटेज के बाद सब दोस्त लोग जा रहे थे कॉमर्स में, तो मैं भी घुस गया कॉमर्स में। सब लोगों ने तय किया कि बीकॉम करेंगे, तो मैंने भी सोच लिया बीकॉम करेंगे। गोल्ड मेडल किस काम के, 90+ परसेंटेज किस काम के, सेंटर में मेरे नंबर किस काम के, जबकि करना तो बीकॉम ही था। और बच्चे जब बीकॉम करके बाहर निकले और पापा ने बोला कि जाओ बेटा आप कमा के आओ, तब पता चला कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है। कहाँ से कमा के आए? किसी ने बोला भी नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी ने सजेशन भी नहीं दिए। मेरे बच्चे आपके पास क्या नहीं है? आप देखो, अच्छे अच्छे टीचर्स आपको अभी मिल रहे हैं। पेरेंट्स है ना, बात ही मत पूछो यार। आपके पेरेंट्स कमाल का अटेंडेंस आपके पीछे, जब देखो तब आपके बारे में ही सोचते रहते। गूगल बाबा टाइप करो, जिसके बारे में सर्च करना है लिखो, और उसकी विकिपीडिया पे, इंसाइक्लोपीडिया पे पूरी हिस्ट्री आप जान लो, है ना। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चे मैं आपके सामने बैठकर आपको पढ़ा रहा हूँ। ये हजारों की मेदनी में जाकर मोटिवेशंस के स्पीच देते हैं, ये लेक्चर्स लेते हैं अकाउंटिंग के बारे में अलग अलग जगह पे, इवन सीए में, सीएस में, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के अंदर जो अकाउंटिंग का पोर्शन है वो हम सिखाते हैं। एमकॉम और एमबीए वालों को अकाउंटेंसी हम सिखाते हैं। तो आज मेरे जैसा लड़का आज बच्चे कुछ कर सकता है। आज खुद मैं पीएचडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ अकाउंटिंग में ही, अकाउंटेंसी के ऊपर। और बेटा आप तो कुछ भी कर सकते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपको कभी अपनी लाइफ में किसी ने ऐसा बोला है कि आपके पास दिमाग ही नहीं है, अक्कल नहीं है? ऐसा किसी ने बोला है? यदि बोला हो ना आपको, तो उनको एक जोर से चांटा मार देना, पार्डन माई लैंग्वेज, बट एक बार उसको रियलाइज कर देना। कौन कहता है कि आपके पास दिमाग नहीं है मेरे बच्चे? कौन कहता है ऐसा? जो भी कहते हैं ना वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास दिमाग नहीं है ना, ये सब लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं आपके पास जो दिमाग है ना वो किसी के पास नहीं है। आज की जनरेशन के पास जो दिमाग है ना, वो ना पहले किसी को था और शायद अब कभी किसी को नहीं मिलेगा। क्यों पता है बच्चे? क्योंकि आपके पास इतना हुनर है, इतना टैलेंट है, इतना आपका कंसंट्रेशन पावर है, बात मत पूछो। अच्छा एक काम करो, आपने बाहुबली फर्स्ट पार्ट देखा था, है ना? आज कितने साल हो गए? 6-7 साल हो गए मेरे बच्चे वो मूवी को आए हुए। आपने शायद जाकर थिएटर में देखी होगी, या फिर घर पे मोबाइल पे, लैपटॉप पे या टैबलेट पे कहीं देखा होगा, है ना? आज 7 साल के बाद
आपने बच्चे वो एक ही बार मूवी देखा है ना, और वो भी 3 घंटे का सिर्फ 3 आवर्स के साथ में आपने जो मूवी देखा, आज भी उसके हर एक डायलॉग आपको याद है, हर एक कैरेक्टर के नाम आपको याद है, हर एक सॉन्ग का टाइमिंग आपको पता है। अरे जो लड़कियां होगी ना, उनको तो कौन सी साड़ी, कौन सी बिंदी, कौन सा मेकअप कब किया है ना, वो भी पता होता है। वो बड़ी सी शिवलिंग उठाए, सिर्फ इतना ही आवाज सुनाई देता है ना कहीं से रेडियो में से, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, तब तो पूरा विजुअलाइज हो जाता है नजर के सामने। एक बड़ा सा बंदा, बॉडी वाला बंदा, हाथ में बड़ी सी शिवलिंग उठाए, वो पत्थरों पे जंप करता रहता है, पानी में जाता है, और फिर वो बहती धारा के नीचे शिव जी को रख देता है। क्या बात है यार, कौन कहता है आप में दिमाग नहीं है यार, कौन कहता है? सिर्फ 3 घंटे का बच्चे, सिर्फ 3 आवर्स ओनली, इतने फ्रेंड्स, इतने रिलेटिव्स, सबके नाम आपको याद है। क्या कभी रट्टा लगाया मेरे बच्चे आपने? हाँ, कि चलो आज चाचा का नाम याद कर लेते, फिर कल बुआ का नाम याद करेंगे, परसों मामा का नाम याद करेंगे। कभी ऐसा हुआ है बेटा लाइफ में? हाँ, आपके पास जितनी गाड़ियां होगी, 4 व्हील, 2 व्हीलर, सबकी नंबर प्लेट, सबके नंबर आपको याद होंगे, आपके पापा मम्मी के फोन नंबर, मतलब मोबाइल नंबर, अपने खुद के मोबाइल नंबर। अच्छा, कभी रट्टा लगाया है आपने अपने नंबर का? हाँ, कि ये मेरा नंबर है, तो नया नंबर आया इसलिए रट्टा लगाओ, रट्टा लगाओ, रट्टा लगाओ, रट्टा लगाओ, रट्टा लगाओ। हाँ, 50 बार लिखो तब जाके याद रहेगा वो 10 फिगर का रैंक नंबर। कभी ऐसा हुआ है? तो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप पढ़ाई करने जाते हो तो कुछ याद नहीं रखता है, कुछ याद रहता नहीं है, आपको याद रखना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है, मैं आज आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं मेरे बच्चे। जब आप मूवी देख रहे होते हैं ना थिएटर में, इतना प्रॉपर कंसंट्रेशन होता है, इतना कंसंट्रेशन होता है ना मेरे बच्चे, कि कोई लेट आने वाला बंदा आपकी सीट की आगे से निकलता है ना, फिर भी आप ऐसे ऐसे करके अपना कंसंट्रेशन गंवा नहीं देते हो, वापस फोकस कर लेते हो स्क्रीन के ऊपर। अरे ये आंखें पलकाने की जो स्पीड होती है ना, वो भी धीरी हो जाती है, तब जाके मेरे बच्चे ये दिमाग में पूरा मूवी है ना वो स्टोर हो जाता है। 10th की जब एग्जाम थी मेरे बच्चे, तो एग्जाम के पहले पहले टाइम, 2-3 महीने के टाइम में, शायद हर रोज ऐसा होता होगा कि कम से कम घर में जो मेंबर रहते उसमें से 2-3 लोगों ने डांटा, फिर आप पढ़ाई करने बैठे। कोई भी आके ऐसा बोल देता कि चल बे, तेरा 10th का बोर्ड है एग्जाम, चल पढ़ाई करने बैठ, चल पढ़ाई कर, चल ये कर, चल वो कर। दिमाग में गुस्सा लेकर पढ़ाई की तरफ जैसे नफरत हो ना, वैसे हाथ में बुक लेकर अंदर के रूम में चले जाते थे। याद है ना वो सीन? हाँ, फिर बुक ओपन की। मैंने कितने बच्चे ऐसे देखे जो मैथ्स भी पढ़ते, हाँ ऐसे बच्चे हैं, तो ऐसे बुक खोल के यहाँ पे देखते पढ़ते हैं। हाँ, अब सिचुएशन क्या है पता है? घर में कौन क्या कर रहा है उसके बारे में भाई साहब को पता है। मम्मी क्या कर रही है, छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ा भाई, बड़ी बहन क्या कर रहे हैं वो भी पता है। टीवी चालू है तो कौन सी सीरियल चालू है, कौन सा मूवी चालू है वो भी पता है। हाँ, अरे घर की बात छोड़ो, बाजू वाली भाभी, बाजू वाली दीदी, बाजू वाली मौसी, वो भी क्या कर रही है, उसका बच्चा क्यों रो रहा है, वो भी यहाँ पे ये भाई साहब को घर पे बैठे बैठे पता होता है। जो 100% आपका कंसंट्रेशन पावर होता है, उसमें से आपका 80% तो बाहर ही घूम रहा था, और सिर्फ आपका जो फोकस बुक के अंदर था उसमें सिर्फ 20% फोकस पावर आपका कंसंट्रेशन का लगा हुआ था। और फिर भी मेरे बच्चे, आपके पेपर अच्छे गए, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपके परसेंटेज भी अच्छे आएंगे, आज तक अच्छे आए थे और आते रहेंगे। हैट्स ऑफ यू गाइस, हैट्स ऑफ यू। मान गया मैं आपके दिमाग को, आपके कंसंट्रेशन पावर को। सिर्फ आप इतना सोचो मेरे बच्चे,
कि यदि जो ये 80% बाहर जा रहा था ना, उस प्रवाह को, उस वहन को रोककर यदि आपने यहां पे अप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बवाल हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ रही है बच्चे मेरी बात? हाँ, कहने का मतलब मेरा ये है बच्चे कि कंसंट्रेशन को डेवलप करो। अच्छा, एक सीधा रास्ता बताऊं कि सर थोड़ी ना बटन होता है कि चलो ये बटन दबा दिया, ये बटन दबा दिया, कंसंट्रेशन आ गया, पढ़ाई करो, सब कुछ याद रह जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। कंसंट्रेशन यदि इंटरेस्ट है तो लाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद आ जाता है, अपने आप आ जाता है। इंटरेस्ट नहीं है तो कंसंट्रेशन लाना पड़ता है। तो सीधी सीधी बात मेरी बच्चे सुनो, सिर्फ आप इंटरेस्ट रखो, कंसंट्रेशन तो अपने आप आ जाएगा। ये पबजी भाई मैंने ट्राई किया एक बार खेलने का, कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो पहले वो टीचिंग सेशन होता है ना, उसमें सीखने का, उसमें ही दिमाग नहीं चला, बंद कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, खाम खा 1.5 GB बगाड़ दिया। और आप देखो कितना इंटरेस्ट। अरे ऐसे करके मोबाइल में खेलते हैं ना, अपना क्लोज फ्रेंड, जिगर जान मित्र जिसे बोलते हैं ना, वो आके इधर बुलाता है ना, तो उसे भी बोलते हैं कि अभी हट यार, देखने दे, अभी अभी मस्ती मत कर। क्या इंटरेस्ट है बच्चे। और देखो कंसंट्रेशन खुद ब खुद आ गया। इसीलिए अब तक का जो सेशन था ना मेरे बच्चे, 10th तक का, वो एक ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर था। लेकिन अब 11th में जब आप आ चुके हो, तो यहां से जो आपका सेशन चालू होगा, आपकी लाइफ का ये दूसरा पड़ाव होगा। इस पड़ाव के अंदर आपको 100% प्रैक्टिकल होना पड़ेगा मेरे बच्चे, 100% प्रैक्टिकल। जो भी आप लिखोगे उसके बारे में सोचोगे और उनके एग्जाम्पल्स ढूंढोगे। जो भी आपको सीखना है उसके बारे में सर्च करोगे, एग्जाम्पल ढूंढोगे और उसको अप्लाई करोगे। मतलब क्या होगा, आज तक जो था ना बेटा, वो साइन थीटा, कोस थीटा, गामा, अल्फा, 40 साल हो गए बच्चे मेरे, मुझे कभी काम में नहीं आया। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक का ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो नकाम की वस्तु है, किसी काम की नहीं है, लेकिन अभी 10th तक का जो स्टडी सिस्टम था वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड के ऊपर था। अब जो 11th 12th आप कॉमर्स में आए हो और कॉमर्स करोगे ना मेरे बच्चे, तो आपको जब तक कॉमर्स में पढ़ाई करनी है, चाहे आप प्रोफेशनल कोर्स पे जाओ, ग्रेजुएशन कोर्स पे जाओ, मास्टर डिग्री लो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे बच्चे ये 11 एंड 12 का जो पोर्शन है वो वापस आपको हर साल, हर बार रिपीट होना है, चाहे आप कुछ भी पढ़ाई करो। जब तक कॉमर्स पढ़ोगे तब तक आपको स्टडी के अंदर 11 12 ही आएगा। स्टडी करने के बाद आप जॉब करोगे, आप बिजनेस करोगे, जो भी करोगे, उसमें भी 11 12 वापस रिपीट होना ही होना है। तो मतलब क्या हुआ बेटा कि ये 11th और 12th के अंदर आपको ग्रेड की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है। और यदि एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एक बार यदि आपका इंटरेस्ट है ना वो ये प्रैक्टिकल में लगा, बस काम हो गया आपका, लाइफ बन जाएगी मेरे बच्चे। मैं एक आपको कंपैरिजन बताता हूं। साइंस वाले सुने तो पहले से बोल रहा हूं, मुझे माफ कर देना, हम तो कॉमर्स वाले बंदे हैं और हम अपने ही बारे में बोलेंगे। एक बार फिर से साइंस वाले भाई माफी कर देना। अब मेरी बात सुनो बच्चे, 10th स्टैंडर्ड के अंदर जिसे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं ना, वो साइंस में जाते हैं। मतलब कॉमर्स वालों की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती। बोला जाता है कि भाई जिनके कम मार्क्स आते हैं ना वो कॉमर्स लेते हैं, बाकी तो होशियार जो बच्चे, होशियार इंटेलिजेंस है ना, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, वो साइंस में जाते हैं। 10th में ज्यादा मार्क्स आए, इंटेलिजेंट, आपसे तो इंटेलिजेंट ही हुआ बच्चा, ऐसा लोग बोलते हैं।
मैं नहीं कहता हूं। फिर 12th पास किया उन्होंने साइंस में और आपने कॉमर्स में। इंटेलिजेंट। आपने बीकॉम, बीबीए या कुछ सीए या सीएस ऐसा कर दिया, इट्स ओके। वो भाई साहब ने एमबीबीएस किया, मुन्ना भाई की माफिक। फिर वो बच्चा एमडी बन गया या फिर उन्होंने मास्टर इन सर्जरी एमएस किया। मतलब कि हर टाइम आपसे वो बंदा इंटेलिजेंट, अव्वल नंबर का बच्चा, एक नंबर का बच्चा, सबसे आगे साइंस वाले। 3-4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो बंदा अपनी हॉस्पिटल ओपन करता है। मुंह दिखाओ, जीभ दिखाओ, हाथ दिखाओ, आंखें दिखाओ, बस 2-3 दिखाने के बाद 1000 रुपया लाओ, 2000 लाओ, 500 लाओ। इंटेलिजेंट बच्चा था, याद है ना आपको? बच्चे, एक टाइम आएगा, एक दिन आएगा कि वही इंटेलिजेंट बच्चा आपको फोन करके बोलेगा, सर या मैडम प्लीज आप मेरे पास आओ और मेरी अकाउंटेंसी को देखो, मेरी अकाउंटिंग को देखो। वो फोन करेगा, सर बुला के, मैडम बुला के बुलाएगा। प्रॉमिस करता हूं मैं आपको, ऐसा लगेगा कि भाई अब ये कॉमर्स वाले आए मार्केट में। समझ रहे हो मेरी बात को बच्चे? हम अभी अकाउंटेंसी पढ़ने वाले, आपको लगेगा कि सर ये आप अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले हो या कोई मोटिवेशन स्पीच चालू कर दी आपने बाबाओं जैसी। ना मेरे बच्चे, मैं सिर्फ आपको जगा रहा हूं। जाग जाओ मेरे बच्चे, 5 साल मेहनत कर लो, पूरी लाइफ सुकून से निकलेगी। 5 साल आराम किया ना, पूरे साल मेहनत करना पड़ेगा, पूरी लाइफ मेहनत करना पड़ेगा, गद्दों के माफिक मेहनत करना पड़ेगा मेरे बच्चे। इसीलिए पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो। दूसरी बात, मजा आएगा पढ़ने में, क्यों पता है बेटा? क्योंकि आज तक की जो पढ़ाई थी ना, वो आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में क्वेश्चन मार्क ही रह गया। पता ही नहीं था कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब की जो पढ़ाई होगी, कॉमर्स के अंदर जो पढ़ाई होगी, वो 100% प्रैक्टिकल होगी। हर एक एग्जाम्पल के साथ आपको लगेगा कि यार मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, मैं तो एक अकाउंटेंट हूं, मैं इस हिसाब को देख रहा हूं, मैं उसके हिसाब को देख रहा हूं, यही लगेगा आपको। मतलब कि आदत डाल दो मेरे बच्चे, बड़े बनने की आदत डाल दो, अभी से सीखना चालू कर दो, फिर देखो क्या मजा आएगा आगे जाके। वो इंटेलिजेंट बच्चे हाथ जोड़ के बोलेंगे, याद रखना मुझे, बनना है ना ऐसा। बस मेरे बच्चे, जी जान लगाकर मेहनत करो। कॉमर्स में एक बात बताऊं बच्चे आपको, इंटेलिजेंसी की कुछ जरूरत नहीं है। जिसको लग रहा हो ना कि मैं होशियार हूं, जरूरत नहीं है बच्चे हमें उसकी। मेहनत करने के लिए जो तैयार है, जो डेडिकेटेड है ना अपनी लाइफ को बनाने के लिए, उसकी जरूरत है कॉमर्स में। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चे? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम बच्चा। ये मोटिवेशंस तो बीच बीच में चलता ही रहेगा, अपना तो फ्री का काम है। हाँ, दूसरों से जब मोटिवेशन स्पीच देने जाते हैं अलग अलग जगह पे, तो पैसा लेकर देते हैं, आपको फ्री में बांटेंगे। ठीक है? सबसे पहले मेरे बच्चे, आप जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना अभी के लिए, वो सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, ये अकाउंटेंसी क्या है? हाँ, मान लो कि ये जो सर्कल मैंने बनाया, ये सर्कल है ना, वो अकाउंटेंसी का सर्कल है। किसका सर्कल है ये? अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसको 2 सर्कल में, 2 पार्ट में बांटा गया। मतलब कि इससे छोटा सर्कल जिसको बोला जाता है अकाउंटिंग। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? अकाउंटिंग। और सबसे छोटा वाला जिसे बोला जाता है बुक कीपिंग।
तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को मिला के जो बनता है उसे अकाउंटेंसी बोला जाता है। अकाउंटेंसी के बारे में मैंने बता दिया कि ये एक सब्जेक्ट है जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को मिला के बनता है। तो अब पहला क्वेश्चन ये आया कि अकाउंटिंग क्या है ना। आपके स्क्रीन के ऊपर बच्चे कब से आपको दिख रही है एक डेफिनेशन। अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि ये डेफिनेशन क्या बताती है और फिर उसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए ध्यान से, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट्स की बनाई हुई अकाउंटिंग की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में बच्चे आपने एक मार्क किया। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा गया, अकाउंटिंग इज द आर्ट। मैंने बोला ना बच्चे, तो वो डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के बोलेंगे इसी घेरे घेरे का काम नहीं है ये। क्या मैं आंखें पलकाता हूं ये कोई आर्ट है? मैं जब श्वास लेता हूं तो ऑक्सीजन अंदर आता है, जब छोड़ता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये आर्ट है? अरे भाई कोई भी ये कर रहा है, अभी कोई भी ये कर सकता है, ये आर्ट नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कि मुझे गाना आता है, आर्ट है। मुझे कंप्यूटर आता है, आर्ट है। मुझे फ्लूट बजाना आता है, मुझे ऑर्गन आता है या मुझे गिटार बजाना आता है, मुझे डांस आता है, आर्ट है। मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे कि ये आर्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई अकाउंटिंग को करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत होती है, उसे आर्ट बोला जाता है मेरे बच्चे। किस तरह का आर्ट है ये? हाँ, किस तरह का आर्ट है? तो कि भाई आर्ट है ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करना। अब ये तीन वर्ड आए बच्चे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं। आपकी स्कूल है, उस स्कूल में कोई भी आ सकता है, कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, विदाउट एडमिशन आ सकता है, विदाउट ड्रेस कोई आ सकता है। अच्छा, मैं ए स्कूल में पढ़ रहा हूं, आपकी बी स्कूल में मैं कभी भी आ सकता हूं लेक्चर पढ़ने के लिए? हाँ? नहीं। क्यों? क्योंकि उस स्कूल के गेट में पढ़ने के लिए, एंटर होने के लिए आपको वहां पे एडमिशन लेना जरूरी है। एक बार एडमिशन हुआ तो आपका एक आई कार्ड बनेगा और आपको एक ड्रेस दिया जाएगा, है ना। हर एक स्टूडेंट को सेम ड्रेस मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? अब वो स्कूल के गेट में वही बच्चा एंटर कर सकता है जिन्होंने उसी स्कूल का ड्रेस पहना है, उसी स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है, तो ही अंदर एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? गेट पे खड़े हुए सिक्योरिटी के जैसा हमारा काम है। हमें अकाउंटिंग को समझना है तो सिक्योरिटी गेट के ऊपर जो ड्यूटी करता है ना, वो समझना पड़ेगा। वहां खड़े खड़े हम देखेंगे कौन से बच्चे को अंदर जाने देना है और कौन से बच्चे को मना कर देना। ये जो रिकॉर्डिंग वाला काम है ना बच्चे, यही है। कितने सारे मेरे बच्चे ट्रांजैक्शंस होते है ना। आपके फ्रेंड को आपने पानी पूरी खिलाई, ट्रांजैक्शन। पानी पूरी वाले को पैसा दिया, ट्रांजैक्शन। बर्थडे के ऊपर चॉकलेट बांटी, ट्रांजैक्शन। आपकी शादी में मुझे बुलाया, ट्रांजैक्शन। शादी का मैंने शगुन का कवर दिया, ट्रांजैक्शन। आपकी शादी में कवर के बदले में ठूस ठूस के खाना खाया, ट्रांजैक्शन। कई सारे ट्रांजैक्शन मेरे बच्चे हर रोज के हर रोज होते, लेकिन सबको अकाउंटिंग में जगह नहीं है। सिक्योरिटी बन जाओ, किसे जगह मिलेगी? तो कि भाई कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है ना, वो दो तरीके का होता है।
एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, दूसरा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब कि बिजनेस का, जिसे आप मॉनिटरी टर्म्स के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, और बिजनेस का ही होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, उसके अलावा जितने भी ये शादी ब्याह वाले ट्रांजैक्शन हुए, चॉकलेट पानी पूरी वाले ट्रांजैक्शन हुए, वो सब, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब रोड के ऊपर से कितने सारे स्टूडेंट्स अलग अलग ड्रेस पहन के निकलते हैं, कोई साइकिल लेके, कोई स्कूटी लेके, कोई बाइक लेके, है ना। लेकिन हम जिस स्कूल के चौकीदार है, उसी स्कूल का स्टूडेंट जो ड्रेस पहने हुआ है, जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है, उसे ही हम एंट्री देंगे। तो पहला काम रिकॉर्डिंग का, बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही यहां पे ध्यान में लिया जाएगा मेरे बच्चे, और उसे लिखा जाएगा। अच्छा, स्कूल में एंट्री दे दी, हमारा काम खत्म हो गया, ड्यूटी खत्म। चलो अब दूसरा कुछ बन जाते हैं। अब बन गए हम क्लास टीचर। पहले सिक्योरिटी गार्ड थे, अब क्लास टीचर बन गए। अब क्या हुआ, सारे बच्चे स्कूल में एंट्री लेने के बाद कहां जाते हैं? प्रेयर हॉल में। प्रेयर हॉल में प्रेयर खत्म हुई, तब तक वहां पे बच्चे रहे, है ना। लेकिन फिर वहां पढ़ाई होगी। 8 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के सारे बच्चे एक ही जगह पे कहीं पे भी बैठ जाएंगे, और फिर हर साइड अलग अलग टीचर खड़े रह जाएंगे सब्जेक्ट के, और फिर वो भाषण झाड़ने लगेंगे। बच्चे को सुनना है, उस टीचर का सुन के पढ़ाई करो। ऐसा होता है कहीं? नहीं ना। अब क्या होगा, हम क्लास टीचर बने, मतलब कि जो भी स्कूल में बच्चा एंटर हुआ, उसमें से हम अपने बच्चे को सिलेक्ट करके अपने क्लास में ले जाएंगे कि ये 8 स्टैंडर्ड का क्लास, ये 9th का क्लास, ये 11th और 12th कॉमर्स का क्लास, सबको अलग अलग क्लास अलर्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि प्रेयर हॉल में से बच्चा, हर एक बच्चा अपने अपने क्लास में चला जाएगा। इसे बोला जाएगा मेरे बच्चे क्लासीफाई करना। मतलब कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन हमने पकड़े और लिखे, उस ट्रांजैक्शन को अब क्लासीफाई करो कि भाई तू 8 स्टैंडर्ड वाला है, तू 9 स्टैंडर्ड वाला है, तू 10 स्टैंडर्ड वाला है, अलग अलग जगह पे भेज दो। क्लासीफाई करने के बाद क्या हुआ, तो कि अब एक वर्ड आया समराइजिंग करने का। मतलब कि मैं क्लास टीचर हूं, मैं चला गया अपने बच्चों को लेकर अपने क्लास में, मेरी ड्यूटी खत्म, मेरा काम खत्म, है ना। अब मैं पहले सिक्योरिटी था, फिर मैं क्लास टीचर बना, अब एक और प्रमोशन आया, अब मैं प्रिंसिपल बन गया हूं भाई। अब मैं क्या करूंगा, तो कि भाई हर एक क्लास में जाऊंगा, अब तो प्रिंसिपल हूं, है ना। और फिर टीचर के ऊपर रुआब झाड़ूंगा, स्टूडेंट्स के ऊपर रुआब झाड़ूंगा। चलो भाई बताओ क्लास टीचर साहब, आपके क्लास में कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, हाईएस्ट मार्क किसके आए, लोएस्ट मार्क किससे आए, किसके आए, और फिर साथ साथ में ये भी पूछूंगा कि क्यों हुआ ऐसा। समझ में आ रही है मेरे बच्चे पर? ये समराइजिंग का पोर्शन प्रिंसिपल वाला। तो मतलब ये हुआ कि बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शन होते, अलग अलग नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कई सारे होते जो एक ओनर से जुड़े हुए होते हैं। आज समझो कि मैं एक बिजनेस में ओनर हूं, अब मेरे बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होंगे वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन, लेकिन बिजनेस में से ही मैंने 2000 रुपया उठाया और मेरी बच्ची के लिए मैं साइकिल लेके आया। पैसा कहां से उठाया? बिजनेस में से। और लाया क्या? मैं साइकिल लाया। तो क्या ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं हुआ भाई, इसे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। लेकिन बिजनेस में से जो पैसा गया उसका क्या? वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। साइकिल से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 2000 बिजनेस में से गया, उससे लेना देना है। तो मतलब पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे,
रिकॉर्ड करने के बाद उसे अलग अलग जगह पे क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने के बाद एक समय ऐसा आएगा, फाइनल एग्जाम, रिजल्ट, प्रिंसिपल, याद है ना? एक समय ऐसा आएगा एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस गया तो कितना गया, क्यों गया, जो फ्यूचर में ना हो उसकी वजह से, जो फ्यूचर में हमें चेंजेस करना है उसकी वजह से, उनको समराइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, पूरे साल के बारे में सोचेंगे, सही और गलत के बारे में सोचेंगे। तो ये 3 वर्ड हमारी डेफिनेशन के। तो यहां पे आपको क्या बताया गया? देखो बच्चे, मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है कि किसी बात को हम रट्टा नहीं लगाएंगे, पहले ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो हमारी डेफिनेशन ने आज तक क्या बोला, अभी तक क्या बोला? तो कि भाई रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड समराइजिंग करने की जो कला है उसे अकाउंटिंग बोला जाता है। चलो इतनी डेफिनेशन हमारी हुई। क्या बोला? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना, ये करने की जो कला है उसे क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग बोला जाता है। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात आपको? हाँ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फिर क्या लिखा है डेफिनेशन में? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब क्या? कि एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी मेथड कि आप यदि वो बात को लिखोगे, मैं लिखूंगा और कोई तीसरा लिखेगा, सबको एक समान रूल लगेगा, है ना? आज समझो बच्चे, हाईवे होता है ना, 6 लेन है, तो जाने के टाइम पे आपके पास साइकिल है, स्कूटर है, बाइक है, 4 व्हीलर है, टेम्पो है, ट्रक है, कैसा भी व्हीकल चलना आपको लेफ्ट साइड में ही है ना? यदि राइट साइड में गए तो चलाने के लिए कि नहीं भाई मैं तो वहीं पर ही चलाऊंगा, ऐसा हो सकता है? चाहे छोटा व्हीकल हो कि बड़ा व्हीकल हो, आपको चलाना इसी रोड पे पड़ेगा। समझ में आई ना बात? सेम एज है मेरे बच्चे, जो आप रिकॉर्ड करते हो, जो आप क्लासिफाई करते हो, जो आपने समराइजिंग किया, उसको करने के लिए जो मेथड आपने यूटिलाइज की, जो फॉर्मूलाज आपने बनाए, जो फॉर्मेट आपने बनाया, वो सारे के सारे फॉर्मेट, फॉर्मूला या मेथड है ना, वो सब के लिए यूनिक होगा। मतलब कि गुजरात में आप बैठकर अकाउंटिंग लिखो, आप वापी में सॉरी आप महाराष्ट्र में जाके अकाउंटिंग लिखो, या आप कर्नाटक में जाके अकाउंटिंग लिखो, लिखने के लिए भाषा भले अलग हो, लेकिन उसके फॉर्मूला, मेथड और उसके फॉर्मेशन में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता। इसीलिए मेरे बच्चे, अकाउंटिंग को लिखने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ये एएस मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया है। इसी तरीके से बच्चे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, आईएएस जिसे बोला जाता है। सारी कंट्री के अपने अपने रूल और फिर भी यूनिक और एक से जुड़े। मतलब क्या होगा बच्चे कि आज मैं अकाउंटिंग लिख रहा हूं ना, तो भी वही सिस्टम होगी, आप लिखोगे तो भी वही मैनर होगी। इसीलिए वहां पे बोला है कि इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ, कौन कौन सी टर्म्स होनी चाहिए वहां पे? 3। फर्स्ट मनी, दूसरी ट्रांजेक्शंस और तीसरा इवेंट्स। मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? मनी एंड ट्रांजेक्शन, इवेंट्स, इसको मिला के क्या हो जाता है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्या बन जाएगा बच्चे? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस, मेजरमेंट इन मनी, और जो इवेंट बनती है उसे क्या बोला जाएगा बच्चे? हाँ, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई मेरे बच्चे आपको? हाँ,
तो यहां पे हम डेफिनेशन रोककर वापस एक बार पूरी डेफिनेशन को याद रखने की कोशिश करते हैं बच्चे। क्या था डेफिनेशन? हाँ, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, इन तीनों को मिला के क्या होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मतलब कि बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब क्या हुआ बच्चे कि कोई बिजनेस के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और उसे समराइज करने की जो कला होती है उसे अकाउंटिंग बोला जाता है। कुछ समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? हाँ बेटा जी, ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात। फिर से एक बार, कैसे ट्रांजैक्शन? तो कि भाई ट्रांजैक्शन तो दो तरह के होते हैं, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है ना वो तीन टर्म्स में नापे जाते हैं, एक इवेंट, दूसरा मनी एंड तीसरा ट्रांजैक्शन खुद। ये तीनों को मिला के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बनता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और उसे समराइज करने की जो कला है उसे अकाउंटिंग बोला जाता है। समझ में आई बात? आगे देखो क्या होता है। इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब क्या हुआ कि मेजरिंग इन मनी कॉन्सेप्ट। वो तो हमने पहले भी देख लिया, वापस एक बार यहां पे रखा है इन लोगों ने। इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड, अब उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? तो कि भाई एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, और उसके अंदर से जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम इंटरप्रिट करेंगे। मतलब कि जो गलती हुई है वो आने वाले समय में दोहराएंगे नहीं। जिनको वो गलती सुधारने के लिए बोलना है हम उसको जाकर ये इन्फॉर्म करेंगे कि भाई पूरे साल के रिजल्ट में आपने ये सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक में इतनी बार गलती की है, ध्यान रखना बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम में आपको गलती नहीं होने देना है। समझ में आई मेरी बात बच्चे? हाँ, तो ये पूरी डेफिनेशन है ना वो सिर्फ इतना ही बता रही है बच्चे कि बिजनेस के ऐसे ट्रांजैक्शंस कि जो खुद एक ट्रांजैक्शन हो, जिसे मनी में मेजर किया जाए, वो एक इवेंट हो, बिजनेस की इवेंट हो, एटलीस्ट वो फाइनेंशियल कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो और उसके रिजल्ट को फ्यूचर में हमें इंटरप्रिट करना हो। इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसे क्लासिफाई करना और उसे समराइजिंग करने का जो आर्ट है उसे मेरे बच्चे अकाउंटिंग बोला जाता है। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात? तो ये हो गया अकाउंटिंग। अब आप पूछोगे कि सर ये बुक कीपिंग क्या है? ये बुक कीपिंग क्या है? उसकी डेफिनेशन तो आपने स्क्रीन के ऊपर नहीं रखी। रखी है बच्चे, रखी है मैंने, देखो आप देखो क्या है। तो कि भाई ये जो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ये तीन सेशन हुए ना, रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, उसमें से यदि आप बच्चे ये रिकॉर्ड को और क्लासिफाई को एक साथ उठाकर निकाल दो तो वो बन जाएगा बुक कीपिंग। समझ में आई मेरी बात बच्चे? बुक कीपिंग मतलब क्या? तो कि रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना, बस ये दो का काम है बुक कीपिंग का। यदि तीनों को जोड़ लो तो अकाउंटिंग हो जाएगा और अकाउंटिंग के साथ बुक कीपिंग को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? अकाउंटेंसी हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चे? ये है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। बुक कीपिंग मतलब कि बेसिक। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल है अकाउंटिंग और पूरा फाइनल लेवल है अकाउंटेंसी। यदि आपको कोई पूछे
कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, तो बोलना अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में आप क्या करोगे, तो बोलना अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, तो बोलना बुक कीपिंग। समझ में आई मेरी बात बच्चे? कितना डिफरेंस है मैं आपको बताऊं। बुक कीपिंग रफ नोट, अकाउंटिंग फेयर बुक। समझ में आई बात? बुक कीपिंग क्या है, रफ वर्क है। अकाउंटिंग क्या है, फेयर बुक है। डिक्टो टू डिक्टो, हेडिंग टू हेडिंग, मल्टी कलर पेन का यूज, अंडरलाइंस, नया पैराग्राफ न्यू पेज, ये जो होता है ना, वो अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के बाद तो के भाई उसको इंटरप्रेट करके जो जो लोगों को जो सूचना हमें पहुंचानी है, जो हमें एडवाइस देनी है, जो हमें चेंजेस करने हैं, वो सारे चेंजेस को अप्लाई करने के लिए अकाउंटेंसी की जरूरत है। समझ में आई मेरी बात बच्चे? तो बस इसी तरीके से बेटा, जैसे हमने आज, मैं उतना तो श्योर हूं, और शायद मैं आपके सामने नहीं हूं, मैं आपको सुन नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे, आपको अब ये डेफिनेशन को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी चीज को समझने के लिए एक प्रॉपर एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल दिमाग का होना जरूरी है मेरे बच्चे। और वो प्रैक्टिकल दिमाग आ गया तो मतलब समझो कि सब कुछ आप सीख लिए, और आखिर तक आपको यही सीखना है मेरे बच्चे। मैं आपको एक और सर्कल बना के एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये मान लो कि 11th का आपका अकाउंटेंसी है, 11th का ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, ये जो अपने लक्ष्मण रेखा बनाई ना, उसके बाहर नहीं जाना है हमें, कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। सर आप बोलोगे कि या 12th करोगे तो सर तो भी इसके बाहर कुछ नहीं है। अच्छा, हम बीकॉम करेंगे तो इसके बाहर कुछ नहीं है, सीए करेंगे तो भी इसके बाहर कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ भी कर लो, इसके बाहर कुछ नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में जितना अकाउंटेंसी आप पढ़ोगे उससे एक बॉर्डर लाइन बन जाएगी, उसके बाहर आपको कभी नहीं जाना पड़ेगा। उतना आपको 11th में सीखना है। फिर क्या होगा, आप बोलोगे कि सर तो फिर 12th में अकाउंटेंसी खत्म। हाँ, ये एरिया खत्म। अब हम क्या करेंगे, 12th में डीप डिगिंग करेंगे, बीकॉम में और खड्डा गहरा करेंगे, सीए में और ऊंडा करेंगे और डीप डिगिंग करेंगे। मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, 11th स्टैंडर्ड में आप जो अकाउंट सीखोगे ना, वो बाउंड्री लाइन बन जाएगा, उसके बाहर कुछ नहीं है। इतना इंपॉर्टेंस है आपके 11th कॉमर्स का। समझ में आई मेरी बात बच्चे? तो एकदम ध्यान देकर आपको पढ़ाई करनी है। जैसे ही ये लॉकडाउन पूरा रिलीज हो जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को पढ़ाने की परमिशन मिल जाएगी, तो हम ऑब्वियसली आमने सामने बैठकर पढ़ाई करेंगे, इससे भी अच्छी तरीके से और अच्छे जोश से हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन अभी हाल के लिए तो आपको इससे ही काम चलाना पड़ेगा मेरे बच्चे। साथ साथ में ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव लेक्चर होगा आपका ये। इसके साथ साथ दर हफ्ते में, वीक में, या फिर हर टॉपिक खत्म होने के बाद हमारा एक डाउट सेशन होगा। वो हम सिस्को वेबएक्स एप्लीकेशन के ऊपर आमने सामने बैठकर हम बात करेंगे। आपके डाउट को, हर क्वेश्चन को, आपकी हर क्वेरी को मैं एनालाइज करके सिखाऊंगा। आपके क्वेश्चन जहां दिमाग में से उभर कर आया होगा वहीं से खत्म करूंगा। और इस तरह से हमें ये जो 1-2 महीने का टाइम है वो निकालना है। दूसरी बात मेरे बच्चे, शायद आपको न्यूज़ मिली होगी कि भाई गवर्नमेंट सोच रही है कि आने वाली 2021 की एग्ज़ाम को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, सिलेबस को कम कर दिया जाए।
बट मैं बच्चे आपको ये बताना चाहता हूँ कि हो सके तो एग्ज़ाम को ज़्यादा फोकस मत करना। आप अपने पढ़ाई को, आने वाले हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को, हर एक चैप्टर को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करना कि वापस कभी आपको बच्चे 11th की बुक खोलने का ज़रूरत ना पड़े। वरना जिस तरह से मेरे बच्चे आपने टेबल लर्न नहीं किए थे और आज भी 12 फाइजा करने के लिए 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 करना पड़ता है, ठीक है। आज भी ऐसे ऐसे करना पड़ता है, टेबल नहीं है। और जब जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तब तब वो 4th 5th 6th स्टैंडर्ड वाला जो सेशन है ना, वो याद आएगा कि इससे अच्छा होता हमने उस टाइम पे टेबल लर्न कर लिए होते ठीक ठाक, तो आज हमें इनकी ज़रूरत ना पड़ती। इसी तरीके मेरे बच्चे, आपको फ्यूचर में अफसोस नहीं होना चाहिए। हम सिलेबस तो ठीक तरह से कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में यदि इन केस कि हमारे बोर्ड ने कुछ सिलेबस कम कर दिया तो वो टॉपिक को भी हम नहीं छोड़ेंगे। आगे के पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, आगे आने वाले सेशन में जो भी इम्पोर्टेंस है उसको ध्यान में रखते हुए, और हम साथ साथ में 11th-12th की स्टडी खत्म होने तक आपको एक श्योर कोई एक ऐसा सिलेक्शन करने पे मजबूर कर देंगे कि आप 12th के बाद क्या पढ़ाई करना चाहते हो वो 11th खत्म होने तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादातर क्या होता है बच्चे कि स्टूडेंट्स है ना, वो किसी को क्वेश्चन पूछो ना कि भाई आप 12th के बाद क्या करना चाहते हो, तो ज़्यादातर सिमिलर आंसर आता है कि देखते हैं सर कितने परसेंटेज आते हैं 12th में, उसके हिसाब से देखेंगे, है ना। ये सिस्टम गलत है मेरे बच्चे। आपको सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि व्हाट आफ्टर 12th। पता तो चले यार कि 11th-12th में कितनी मेहनत करनी है, वो कितने परसेंटेज आएंगे तो कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो तो पता होना चाहिए। और मेरे बच्चे कितने सारे ऑप्शन है 12th के बाद, इतने सारे ऑप्शन। हम लोग हर दिसंबर में, नवंबर में हमारा करियर गाइडेंस का सेमिनार वापी में अरेंज करते ही है। यदि इस बार भी पॉसिबल हो पाया तो नवंबर दिसंबर में हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे उनको। ऑफ कोर्स आपको भी इनविटेशन मिलेगा, आपको आना ही होगा। यदि नहीं हो पाया तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ वेबिनार पे ऑनलाइन के ऊपर यूट्यूब के द्वारा कुछ ऐसी नॉलेज, ऐसी जानकारी दी जाए कि 12th के बाद कौन कौन से आपको ऑप्शन मिलते हैं, क्या क्या कर सकते हो, कितने साल करना है, कितना आपको करने के बाद, डिग्री आने के बाद आपको पेमेंट मिलेगा, कितनी इनकम होगी। समझ में आ रही है बात बेटा? अभी जो आप पढ़ाई करोगे ना, वो पैसे कमाने के लिए पढ़ाई करनी है, ये दिमाग में डाल देना। इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि पैसे कमाने का किसको मजा नहीं आता भाई। और यदि पैसे कमाने के लिए मजदूर लोग मजदूरी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो हम लोग घर पे बैठे बैठे एसी पंखा चालू रख के क्यों नहीं कर सकते यार। तो अभी जो पढ़ाई करोगे वो एक ग्रेडिंग वाला सिस्टम नहीं है, पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करनी है, कुछ नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी है, और फ्यूचर में काम आए इसीलिए पढ़ाई करनी है मेरे बच्चे। तो आज का हमारा एक ये डेफिनेशन का जो लेक्चर था वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट को पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम अकाउंटेंसी में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चे, आप बस ये कोरोना महामारी के चलते हुए सेफ रहो, घर पे रहो, बिन जरूरी बाहर मत जाओ, कहीं पे घूमने मत जाओ, घर पे बैठो, सीरीज देखो, टीवी देखो और ये वीडियोस को देखो और पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन घर से बाहर मत निकलना।
आप घर पे रहिए, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, और अपने परिवारजनों की हेल्प कीजिए और उनकी सेफ वो भी सेफ रहे, वैसी भगवान से प्रार्थना करते हुए आज के लेक्चर को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट टुमारो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय।